नमस्कार बच्चों। हमने कोशिका की परिभाषा और पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कोशिकांगों के बारे में। कोशिकांग शब्द जो होता है हमारा दो शब्दों से मिलकर बना होता है, कोशिका धन अंग। जिस तरीके से किसी जीव का शरीर ऊतकों और कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार कोशिका भी विभिन्न अंगों से मिलकर बनी होती है। तो आइए पढ़ते हैं कोशिकांग के। तो यहाँ देखिए, एक मानव शरीर किस प्रकार कोशिकाओं से मिलकर बनता है। मानव शरीर के प्रत्येक अंग में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसे मस्तिष्क में दिमाग की कोशिकाएं, शरीर के ऊपर त्वचा की कोशिकाएं और धमनियों और सिराओं में रक्त की कोशिकाएं। तो एक सामान्य जंतु कोशिका में या एक सामान्य पादप कोशिका में कौन कौन से अंग होते हैं, आइए उसे देखते हैं। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर अंगों से, अंग ऊतक से और ऊतक कोशिका से मिलकर बनते हैं, उसी प्रकार एक कोशिका भी विभिन्न कोशिकांगों से मिलकर बनती है। तो इन कोशिकांगों के बारे में जानते हैं। यहाँ देखिए, एक सामान्य पादप कोशिका का चित्र दिया हुआ है, प्रारूपी चित्र, जिसमें विभिन्न कोशिकांग उपस्थित हैं। जैसे रिक्तिका, पादप कोशिका में रिक्तिका उपस्थित होती है जो बड़े आकार की होती है। कोशिका भित्ति, हरित लवक, अंतःप्रदपी जालिका, गोल्जी काय, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य, केंद्रक और रिक्तिकाएं इसमें 2-3 दिखा रहे हैं। एक बड़ी रिक्तिका भी हो सकती है और 2-3 अलग अलग रिक्तिकाएं भी इसमें उपस्थित हो सकती हैं। उसी प्रकार किसी जंतु कोशिका को अगर देखें तो ये देखिए, ये हमारी जंतु कोशिका का प्रारूपिक चित्र है, जिसमें पादप कोशिका के समान ही बहुत सारे कोशिकांग हैं और कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जो पादप कोशिका से अलग भी हैं। तो आइए देखते हैं जंतु कोशिका के कोशिकांग कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, गुणसूत्र जो केंद्रक के अंदर होता है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, केंद्रिका, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक द्रव्य, अंतःप्रदपी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, लाइसोसोम और गोल्जी काय। और ये जो तारे जैसा चित्र है वो किसका है, आपको याद आ गया होगा, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। ये क्या है हमारा, सेंट्रोसोम। ठीक, तो इस तरीके से हमारी जंतु कोशिका और पादप कोशिका में बहुत सारे एक समान कोशिकांग और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कोशिकांग हैं। अब आइए हम एक एक करके इन सभी कोशिकांगों का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले किसी भी कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है, कोशिका झिल्ली। ये अगर एक कोशिका है और इसके अंदर ये जीव द्रव्य भरा हुआ है, तो ये जो सबसे बाहरी आवरण जो जीव द्रव्य को बांधने का काम कर रहा है, ये ही क्या होती है, हमारी कोशिका कला या कोशिका झिल्ली कहलाता है। किसी भी जीव द्रव्य के आंतरिक, किसी भी जीव द्रव्य को चारों ओर से बांधने रखने वाली पतली और लचीली झिल्ली को क्या कहते हैं, हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। यहाँ पर देखिए, कोशिका झिल्ली की आवर्धित संरचना। किसी कोशिका में कोशिका झिल्ली को अगर हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ज़्यादा आवर्धित करके देखेंगे तो वह हमें किस प्रकार की दिखाई देगी। ये वैसे तो कोशिका झिल्ली के बहुत सारे अलग अलग मॉडल हैं। यहाँ पर तरल मोज़ेइक मॉडल प्रतिरूप उसका उपस्थित है। ये 3 लेयर से मिलके बनता है, लिपिड, प्रोटीन, लिपिड मतलब प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन। सबसे बाहरी भाग में इसमें परिधीय प्रोटीन होता है, उसके बाद लिपिड की लेयर होती है, फास्फोलिपिड के अणु होते हैं और उसके बाद आंतरिक प्रोटीन उपस्थित होता है। इस लिपिड, प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन की लेयर के कारण ये जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है वह चयनित पारगम्य हो जाती है। कैसी हो जाती है, चयनित पारगम्य। अब चयनित पारगम्य का क्या अर्थ है कि मान लीजिए यहाँ से कोई भोज्य पदार्थ इस कोशिका के अंदर आने का प्रयास करता है। कोशिका
के अंदर कोई भोज्य पदार्थ आने का प्रयास करता है, तो अगर वह भोज्य पदार्थ कोशिका के लिए हानिकारक है तो ये जो प्रोटीन के आंतरिक प्रोटीन के अणु हैं वह आपस में चिपक जाते हैं और उस भोज्य पदार्थ को या बाहर के अवांछनीय पदार्थ को कोशिका के अंदर जाने नहीं देते। और अगर वह वांछनीय है, मतलब कोशिका के लिए लाभदायक है, तो ये आंतरिक प्रोटीन के जो दोनों लेयर हैं वो फास्फोलिपिड में तैरकर इधर उधर खिसक जाते हैं और भोज्य पदार्थ कोशिका के अंदर जा सकता है। तो इस तरीके से जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है वो कैसी होती है? चयनित, मतलब वो चयन करती है, चयनित पारगम्य। किस चीज़ का चयन करती है? भोज्य पदार्थों का और कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का चयन करती है। हानिकारक पदार्थों को बाहर ही रोक देती है, उपयोगी पदार्थों को अंदर जाने देती है। अब चलिए देखते हैं इस कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी। तो कोशिका झिल्ली की खोज जो करने वाले सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे 1855 में नगेली और सी क्रेमर ने कोशिका झिल्ली की खोज की थी। ये दोनों के दोनों स्वीडिश वैज्ञानिक थे, स्वीडिश, ठीक है। तो इनके द्वारा कोशिका झिल्ली को सर्वप्रथम देखा गया और उसकी खोज की गई। उसके पश्चात जो अगला महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है किंतु सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है वह है हमारा कोशिका भित्ति। यहाँ पर देखिए हमको एक पादप कोशिका का चित्र नज़र आ रहा है। ये येलो कलर से पूरा कोशिका झिल्ली को दर्शाया गया है और कोशिका झिल्ली के बाहर यहाँ ग्रीन कलर से एक बाह्य आवरण दर्शाया गया है। ये जो ग्रीन कलर का बाह्य आवरण है यही क्या है? हमारी कोशिका भित्ति है। और यह कोशिका भित्ति जो होती है किसी पादप कोशिका की बाह्य, मतलब तापमान, आघात आदि से आंतरिक कोशिका स्तरों की कोशिका झिल्ली और आंतरिक कोशिकांगों की रक्षा करने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त कोशिका भित्ति जो होती है वो परासरण दाब को नियंत्रण करती है, परासरण दाब को नियंत्रण करती है। इसके अतिरिक्त कोशिका भित्ति जो होती है वह कोशिका के आकार को भी बनाकर रखने में सहायता करती है, कोशिका के आकार को भी क्या करती है? नियंत्रित करती है। यह कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज नाम के पदार्थ की बनी होती है। पादपों में किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज नामक पदार्थ की, ठीक है। तो पादपों में पाया जाने वाला एक प्रमुख कोशिकांग कौन सा है? हमारा कोशिका भित्ति है जो सेल्यूलोज का बना होता है। इसका कार्य होता है परासरण दाब को नियंत्रित करना, कोशिकाओं के आकार को नियंत्रित करना और कोशिकाओं की बाह्य आघात, ताप आदि से रक्षा करना। अब आइए हम इसका जो एक चीज़ बताना भूल गई, इसके जो खोजकर्ता हैं वह निश्चित नहीं है कि कोशिका भित्ति की खोज किसने की, लेकिन ऐसा माना जाता है क्योंकि सर्वप्रथम एक मृत पादप कोशिका को देखने वाले जीव वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। की खोज की थी। रॉबर्ट हुक आपको याद होगा, जिन्होंने ऐसे मधुमक्खी के छत्ते समान बहुत सारी संरचनाओं को आपस में जुड़े हुए एक पादप कोशिका के कार्क की काट में, पादप कार्क की काट में देखा था। तो उन्होंने ये जो सेल समान संरचना देखी थी, वह बाह्य आवरण क्या था? यह कोशिका भित्ति ही थी। तो कहीं कहीं पर रॉबर्ट हुक को ही कोशिका भित्ति का खोजकर्ता माना जाता है। आइए अब अगले कोशिकांग के बारे में देखते हैं। जीव द्रव्य के खोजकर्ता, अगला जो हमारा कोशिकांग है जीव द्रव्य, उसके खोजकर्ता थे जे ई पुरकिंजे। जे पुरकिंजे ने
1840 में जीव द्रव्य की खोज की थी। इन्होंने बताया कि किसी कोशिका के अंदर एक गाढ़ा कणिकामयी द्रव उपस्थित होता है, जिसे हम जीव द्रव्य उपस्थित कहते हैं। गाढ़ा, चिपचिपा और कणिकामयी। यहाँ पर आपको बहुत सारे कण नजर आ रहे होंगे। ये जो कण होते हैं वो पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन आदि के होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ जैसे अमोनिया और अन्य उत्सर्जी पदार्थ आदि। इसके अतिरिक्त इसमें जल भी उपस्थित होता है। तो यह जीव द्रव्य, पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ और जल, इसके अतिरिक्त इसी जीव द्रव्य के अंदर विभिन्न कोशिकांग, जितने भी कोशिकांग होते हैं वो कोशिका के अंदर जीव द्रव्य में तैरते रहते हैं। तो जीव द्रव्य किसी कोशिका के अंदर एक ऐसा गाढ़ा कणिकामयी चिपचिपा पदार्थ होता है जिसके अंदर पोषक पदार्थ और उत्सर्जी पदार्थ उपस्थित होते हैं और विभिन्न कोशिकांग इस जीव द्रव्य के अंदर तैरते रहते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम अगला कोशिकांग का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम जिस अगले कोशिकांग का अध्ययन करेंगे वह है केंद्रक। यह कोशिकांग पादप कोशिका और जंतु कोशिका में दोनों में पाया जाता है। केंद्रक के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन थे। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। और कोशिका के खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट हुक। इन्होंने केंद्रक की खोज 1831 में की थी। ठीक, तो यहाँ पर आपके सामने एक केंद्रक का चित्र दिया हुआ है। केंद्रक कोशिका के अंदर उपस्थित पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है और दोहरी कोशिका झिल्ली वाला, यहाँ भित्ति लिखा है, दोहरी कोशिका झिल्ली वाला एक कोशिकांग होता है। कभी कभी कहीं प्रश्न पूछ देता है कि दो ऐसे कोशिकांगों के नाम बताइए जो दोहरी कोशिका झिल्ली से मिलकर बने हैं, या किसी ऐसे कोशिकांग का नाम बताइए जो दोहरी कोशिका झिल्ली से बना हुआ है। तो केंद्रक दोहरी कोशिका झिल्ली से बना हुआ कोशिकांग होता है। यहाँ पर इस केंद्रक के बाहर जो आपको दानेदार संरचना दिख रही है वह भी एक कोशिकांग है, उसका नाम है राइबोसोम। ठीक, कौन सा कोशिकांग है? राइबोसोम। और इसके अंदर जो आपको धागे जैसी संरचना दिख रही है वो यूक्रोमेटिक, या उसी को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन जालिका बोलते हैं। क्रोमेटिन जालिका मतलब आपका जो गुणसूत्र होता है वो यहाँ पर धागे जैसी अवस्था में उपस्थित होता है। ये देखिए, ये क्रोमेटिन धागे यहाँ पर उपस्थित हैं। ये जो दोहरी कोशिका झिल्ली का बना हुआ आवरण होता है केंद्रक के चारों ओर, इसमें बीच बीच में गैप होता है जिसको नाभिकीय छिद्र कहते हैं। इससे कोशिका के अंदर के पदार्थों का और केंद्रक के अंदर के पदार्थों का आदान प्रदान होता है। केंद्रक से जुड़ा हुआ एक कोशिकांग होता है एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, और केंद्रक के अंदर भी एक कोशिकांग होता है जिसको हम केंद्रिका कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि केंद्रक के क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक, केंद्रक की संरचना को हमने देख लिया। अब केंद्रक के कार्य देखते हैं। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसका कारण ये है कि यह कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसको केंद्रक नाम दिया गया है। कोशिका के कार्यों का नियंत्रण।
कौन करता है? केंद्रक। आनुवांशिक पदार्थों की सुरक्षा। आनुवांशिक पदार्थ अभी आपको बताया क्रोमेटिन जालिका, वही क्या है हमारा आनुवांशिक पदार्थ है, उसी के अंदर डीएनए उपस्थित होता है। तो आनुवांशिक पदार्थ जो होता है उसकी रक्षा कौन करता है? केंद्रक करता है। और आनुवांशिक पदार्थों का आनुवांशिक पदार्थ का आनुवांशिकी का स्थानांतरण। वे भी कौन करता है? केंद्रक करता है। मतलब केंद्रक क्या करता है? कोशिका को जितने भी निर्देश देने होते हैं वो आरएनए के माध्यम से देता है। आरएनए भी एक प्रकार का कोशिकांग होता है और ये 3 प्रकार के होते हैं आरएनए, जैसे एमआरएनए, टीआरएनए। तो एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए के द्वारा यह विभिन्न कोशिकांगों को कार्य करने का निर्देश देता है। ठीक है। उसके बाद में आनुवांशिक पदार्थ यानी गुणसूत्रों की डीएनए की क्या करता है? रक्षा करता है और आनुवांशिकी का स्थानांतरण करता है। जब भी कोई कोशिका में कोशिका विभाजन होता है, कोई भी कोशिका होती है उसमें जब भी कोशिका विभाजन होता है, ये मान लो एक कोशिका है, आप लोगों ने इससे पहले छोटी कक्षाओं में अमीबा का विखंडन देखा होगा। तो अमीबा के किसी भी कोशिका में सबसे पहले जीव द्रव्य की वृद्धि होती है और उसके पश्चात सबसे पहले केंद्रक के 2 भाग होते हैं, 2 नए केंद्रकों का निर्माण होता है। तो केंद्रक का पहले बंटवारा इसलिए होता है क्योंकि एक हमारा डॉटर सेल में आनुवांशिकी का जो स्थानांतरण कर रहा है वह कौन कर रहा है? केंद्रक ही कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर केंद्रक क्या करता है? आनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण भी करता है। तो आपने इतना केंद्रक के बारे में जान लिया। अब चलिए हम अगले कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा अगला कोशिकांग है गुणसूत्र। किसी कोशिका के अंदर उपस्थित केंद्रक में धागा संरचना पाई जाती है जिसे हम क्रोमेटिन जाल कहते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है तो यह क्रोमेटिन जाल छड़ समान संरचना बना लेता है जिसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ भरा होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। यह गुणसूत्र ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण करता है। यहाँ देखिए गुणसूत्र में भी बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे मैट्रिक्स यानी उसके अंदर का द्रव, क्रोमोनेटा, क्रोमोमियर, पेलिकल, सेंट्रोमियर, जहाँ पे गुणसूत्र में बीच बीच में जुड़े होते हैं गुणसूत्र के कुछ भाग, प्राथमिक संकीर्ण जहाँ पे गुणसूत्र कुछ संकुचित हो जाता है, द्वितीयक संकीर्ण और सैटेलाइट। यह भाग अभी हमको नहीं पढ़ने हैं क्योंकि हम लोग 9th कक्षा के हिसाब से इस वीडियो को बना रहे हैं। पर गुणसूत्र क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिकता का स्थानांतरण करने का कार्य करता है। यह कहाँ पाया जाता है? तो क्रोमेटिन जाल के रूप में यह केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है और जब कोशिका विभाजन की अंतर अवस्था आती है तब यह छड़नुमा संरचना या ऐसी अवस्था में उपस्थित होता है। गुणसूत्र के खोजकर्ता स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1875 में गुणसूत्र की खोज की थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों ने आज 5 कोशिकांगों के बारे में पढ़ा है। इसी कोशिकांगों से संबंधित वीडियो का अगला भाग बनेगा जिसमें आपको अन्य कोशिकांगों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार। इस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उपयोगी जानकारी को एक दूसरे को हस्तांतरित कीजिए यानी शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग उपयोगी जानकारी का लाभ उठा सकें। और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।